हाउ आर यू गाइस? कैसी चल रही है भाई तैयारी? अभी बच्चे आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। जी। अंबिका, आवाज कट रही है तुम्हारी। हेलो। हाँ जी अंबिका। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तैयारी कैसी चल रही है? सर वही मैं कह रही थी कि तबीयत खराब था, अभी अभी जस्ट ठीक हुए। तबीयत का ध्यान रखो यार, तबीयत बहुतों की खराब हो रही है। यस मेरी सर। भी तबीयत खराब थी, अभी बस अभी रिकवरी पर है थोड़ा बहुत। चलो स्टार्ट करते हैं। 2025 पीवाईक्यू। ओके। कंप्लीट पीवाईक्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू एंड। अभी सी सेट का रिवीजन करियो तुम सब लोग। हाँ भाई बोलो रिया। क्या क्या से चल रही है तैयारी? से ठीक चल रही, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब कम हो रहा है। कम हो रहा है? बढ़ने के बदले कम हो रहा है, क्यों? बीच में क्लासेस भी नहीं थी ना, इस वजह से। पिछले साल की पीवाईक्यूज मतलब सॉल्व कर रहे हैं। करो करो, कोई डाउट हो तो बताना मुझे। चलो। यस सर। स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम ना मैथ्स और इंग्लिश दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है? हो सकता है कि 2 घंटे से थोड़ी ज़्यादा लंबी खींचे क्लास, बट इट्स ओके। हम मैथ्स और इंग्लिश दोनों को लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करें बस। थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है? मतलब इस पेस में करेंगे यस कि सर। हम समझ भी पाए, और सी साइड का जो वहाँ पे 2 घंटे का जो प्रेशर होगा उसको भी थोड़ा सा फेस करें कि कैसे हैंडल करते हैं। जैसे जो अगर हम थोड़ा सा समझें, तो हमें इंग्लिश को 45 से 50 मिनट्स देने हैं। ये मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम इतने मिनट्स देने हैं हमें इंग्लिश को सॉल्व करने में। और इसमें एक्यूरेसी 90% के करीब रखनी है। अगर 28 क्वेश्चन आते हैं, 28 क्वेश्चंस में से अजम्पशंस के तुम मैक्सिमम छोड़ सकते हो। मैक्सिमम मतलब छोड़ने के लिए तो नहीं बोल रहा, मतलब ऐसा है कि 28 में से 20 से 22 तो तुम्हें अटेम्प्ट करने ही है, जिसमें 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब तुम आराम से समझो कि अगर तुम्हारे 18 19 भी ठीक हो रहे हैं और इंटू 2.5 भी करोगे तुम, तो अच्छा खासा स्कोर बिल्ड हो रहा है कि अराउंड सर 40 के करीब या 45 के करीब स्कोर बिल्ड हो गया। अब बस मुझे मैथ्स और रीजनिंग से चाहिए होगा। मैथ्स प्लस रीजनिंग से आराम से 30 नंबर मिनिमम चाहिए होंगे 70 के करीब टच करने के लिए। तो 30 नंबर के लिए तुम अगर 12 से 15 क्वेश्चन, चलो 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट ठीक करते हो तो भी 30 से ऊपर जाएगा स्कोर। तो बहुत आसान है पेपर निकालना, कोई पैनिक नहीं होना, बट स्ट्रेटेजी पे सिंपल टिके रहना है, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, पढ़ो ये वाला पैसेज पढ़ो, चलो। सर कोई पढ़े? कोई पढ़ेगा या मैं ही पढ़ूं, बताओ। सर जूम थोड़ा क्या? सर जूम आउट करिए थोड़ा, ये दिख नहीं रहा। जूम आउट करते हैं, ठीक है। अब बताइए, दिख रहा है अब? नो सर। अरे स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या मेरी? है सर, लेकिन वो दिख नहीं रहा, अभी तो और छोटा हो गया। तो बाबू ये बोलो ना, जूम इन करो। अब दिख रहा है? हाँ यस सर। ठीक है, मैं पैसेज पढ़ता हूँ, धीरे धीरे समझना। मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम। Maintaining an ecosystem just to conserve biodiversity will affect its commercial potential as well as the livelihood dependent on the ecosystem. Maintaining an ecosystem just to conserve biodiversity will affect its commercial potential as well as the livelihood dependent on the ecosystem. जैसे मैंने एक बार ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर मैं इकोसिस्टम को देख रहा हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे इकोसिस्टम को देख रहा हूँ, और अगर इकोसिस्टम को मैं सिर्फ कमर्शियल वे में देखूंगा, मतलब सिर्फ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के हिसाब से देखूंगा,
तो मैं उसका पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो रहा है, मैं उसका पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा। देयर इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम ओनली फॉर लाइवलीहुड, फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और स्ट्रिक्टली फॉर कंजर्वेशन। अभी तक ये समझ नहीं आया कि इकोसिस्टम का हम क्या करें। आइदर उसको हम इकोसिस्टम सिर्फ इकोसिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं, लाइवलीहुड की तरह यूज कर सकते हैं, या उसका हम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। हम इन तीन में से कुछ भी एक कर सकते हैं, बट मैं डिसाइड नहीं कर पाया अभी तक। Deforestation caused due to commercial exploitation will lead to indirect harm like flood, siltation problems and microclimatic instability. अब वो ये बोल रहा है कि अगर मैं उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करता हूँ, अगर मैं कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर लेता हूँ, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम रेज होंगी। और वो क्या क्या प्रॉब्लम रेज होंगी सर? सर एक तो इसमें मेंशन करा गया है कि फ्लड्स आ जाएंगी, सिल्टेशन प्रॉब्लम्स होगी, माइक्रो क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा चल रहा है। These conflicts are particularly acute in developing countries where the dependence of people on the ecosystem is significant and commercial exploitation has the potential to boost national income. ये बोल रहा है कि सर ये सारी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है, कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलपिंग कंट्रीज में इनका बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ता है। और फिर एक और चीज़ बोल रहा है कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन में एक पोटेंशियल भी है कि वो नेशनल इनकम को बूस्ट कर सकता है। तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के पॉजिटिव्स भी बताए हैं उसने और नेगेटिव्स भी बताए हैं। ये पूरा जिस्ट हो गया पैसेज का। अब हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज? ओके ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं समझ में आता है क्या। फर्स्ट, conservation of biodiversity is not an issue to be worried about when some people depend on ecosystem for their livelihood. बहुत हाफ नॉलेज दे रखी है। और क्यों वरी करने की बात नहीं है। अगर हम किसी एक चीज को पकड़ते हैं, किसी भी एक चीज को, तो दो चीज छूट रही है। तो इसके लिए पूरा पैसेज बनाया गया है कि हम किस एक चीज को पकड़े कि बाकी चीज को भी इफेक्ट मिनिमल हो। तो ये तो हो गया गलत। सेकंड, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। ये लाइन जो फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल है, ये कहाँ मेंशन करी गई है पैसेज में? कहीं पे भी मेंशन नहीं करी गई है। तो ये सर वेग नॉलेज है, वेग नॉलेज। और हम वेग नॉलेज को डायरेक्ट इग्नोर करते हैं, हटा दो। थर्ड, sustenance of livelihood and degradation of ecosystem while being together exacerbate one another leading to conflict and imbalances. वो ये बोला है कि सर जब हम एक साथ ये तीनों चीज को देख रहे हैं, ये वाली, तो हम थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि किसे सेलेक्ट करें, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, बट मैं अभी डी और देखूंगा। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी कंप्लीटली स्टॉप्ड, ये तो उसने बोला ही नहीं है। उसने कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के पॉजिटिव्स भी गिनाए हैं और नेगेटिव्स भी गिनाए हैं, कहीं पे भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करा। कंक्लूजन ड्रॉ का मतलब कि ये नहीं बताया कि उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसने ओपिनियन दिए हैं अपने। तो बेस्ट ऑप्शन इज अवेलेबल इज ऑप्शन 3, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। विद रेफरेंस टू अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। assumption का क्वेश्चन है पहला, नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल इनकम। अरे भाई, जबरदस्ती का नो कंट्री, इतना बड़ा स्टेटमेंट ये कैसा दे सकता है कि किसी भी कंट्री को अपने इकोसिस्टम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए नेशनल इनकम को बूस्ट करने के लिए? ये तो जबरदस्ती का वेग नॉलेज है ना, फालतू का कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करा गया है। हमारे कंक्लूजन्स जो हैं, द कंक्लूजन वी हैव शुड मैच with the passage, with the information of the passage. Okay. Second, resource rich countries needs to share their resources with those of the scarce resources so as to prevent the degradation of ecosystem. गलत। कहीं पे भी पैसेज में शेयरिंग और केयरिंग की बात करी गई है क्या? नो कहीं पे भी सर। मेंशन नहीं होगी, शायद शेयरिंग और केयरिंग की कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो नाइदर, इसका आंसर हुआ नाइदर। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट दैट देयर इज ए स्टीप लर्निंग कर्व, मीनिंग that as more is produced, cost falls rapidly because of economics of scale and learning by doing. कॉस्ट फॉल होती है जब हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, कॉस्ट फॉल हो रही है। कॉस्ट फॉल किसकी वजह से हो रही है? क्या क्या रीजन है कॉस्ट फॉल होने की वजह से? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लर्निंग बाय डूइंग। ये जो दो चीज है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और लर्निंग बाय डूइंग की वजह से हमारी कॉस्ट फॉल होती है, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट चीज, द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन इज पाथ डिपेंडेंट, द मोर अ फर्म डज द मोर इट इज लाइकली टू डू इन द फ्यूचर।
The strongest evidence for is the collapse in the price of the solar energy, which becomes about 90% cheaper during the 2010s, repeatedly beating forecast. इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है कि जितना ज्यादा उस चीज में, उस टेक्नोलॉजी में आप इन्वॉल्व रहोगे, धीरे धीरे उसका प्राइस कम होता चला जाएगा। और उस चीज का एक प्राइम एग्जाम्पल सोलर एनर्जी है, कि सोलर एनर्जी की जो रेट 2010 में होते थे उसके कंपैरेटिवली आज बहुत सस्ता है। Moving early and gradually gives economies more time to adjust, allowing them to reap the benefit of path-dependent green investment without much disruption. A late, more chaotic transaction is costlier. वो ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट करते चले जाओ, स्लोली स्लोली आप इम्प्रूवमेंट करते चले जाओ, तो आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के पैरेलली चलोगे। मतलब जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से आप अकॉर्डिंग चलोगे। अगर आप किसी भी चीज को रश आउट करोगे तो बहुत सारी चीजें बीच की मिस आउट हो जाएंगी। इन्होंने बोला है लेट मोर क्योटिक ट्रांजिशन इज कॉस्टलियर। जो भी आपका टेक्नोलॉजी इनोवेशन है आपको एक पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम सोलर एनर्जी 2010 में स्टार्ट नहीं करते और अभी करते 2025 में, तो आगे जाके हमें कितना हाई कॉस्ट बियर करना पड़ता। तो इस चीज पे ये फोकस कर रहा है। अब एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं। Which one of the following statement best reflect the central idea of the passage? Economics of scale is essential for transition to green growth. देखो यहाँ पे कितना बड़ा ट्रैप करा है इस क्वेश्चन ने। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज एसेंशियल, ये बिल्कुल ठीक है, फॉर ट्रांजिशन टू ग्रोथ। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उसने बोला है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से क्या चीज होती है, कॉस्ट कम होती है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से सर कॉस्ट कम होती है। अब मुझे नहीं पता कि कॉस्ट कम की वजह से ग्रोथ होगी या नहीं होगी, मैं डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकता, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। और ऊपर से सर ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रीन ग्रोथ कहाँ से बीच में आ रहा है? मैं ग्रोथ के पास एडजेक्टिव क्यों लगा रहा हूँ कोई सा भी? ग्रीन ग्रोथ हुआ है, वॉट एवर ग्रोथ, बट एडजेक्टिव क्यों? हटा दो। सेकंड, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज इंटेंसिवली लिंक्ड टू पाथ डिपेंडेंट इनोवेशन। इंटेंसिवली, इंटेंसली एक अपने आप में जो है ना एक्सट्रीम वर्ड होता है, तो इसलिए मैं भी इसको होल्ड पे रखता हूँ, इसे मैं चूज नहीं करता। थर्ड, कंट्रीज विद लार्जर इकोनॉमिक्स आर इन बेटर पोजीशन टू अडेप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजीज। मेरे को कहीं कंपैरिजन दिया है लार्जर या स्मॉलर इकोनॉमिक्स का? लार्जर इकोनॉमिक्स और स्मॉलर इकोनॉमिक्स का कहीं भी कंपैरिजन नहीं दिया है क्वेश्चन ने, मतलब पैसेज ने, तो हटा दो। टाइमिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इन चारों में से ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सर पैसेज में कितनी बार उसने इस चीज पे लिंक करा है कि आ लेट, अगर आप लेट हो जाओगे तो ये ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। फिर उसने कितनी बार ये करा है, टाइमिंग कर रहा है, मूविंग अर्ली। तो ये पैसेज डायरेक्ट ये बोल रहा है कि टाइम का बहुत बड़ा महत्व है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ऑल द बेनिफिट्स। ओके, सो माय राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टाइमिंग प्लेज अ गुड रोल। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आए तो बीच में मुझे टोक देना, अगर मेरी स्पीड फास्ट भी लगे सर जब तो भी आप टोक देना। मैसेज कराते हैं ना तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब खुद करने बैठो ना तो थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है। प्रैक्टिस चाहिए होती है। और उसमें एक और चीज है, देखो जो पीवाईक्यू के पैसेजेस बने होते हैं ना, वो बहुत रेशनल हिसाब से बने हुए होते हैं, रेशनैलिटी पे, कि बच्चा उसमें से एलिमिनेशन ढूंढ लेगा। बट जो तुम्हारे टेस्ट में पैसेजेस बने हुए होते हैं, मतलब कुछ कुछ टेस्ट में जो तुम्हारे पैसेजेस आ रहे हैं ना, वो बहुत ऊट पटांग आ रहे हैं, मतलब वो कैट लेवल के पैसेजेस हैं टू बी ऑनेस्ट। जो कैट में इंग्लिश के स्फेयर्स होता है ना, उस टाइप के पैसेज हैं कि एलिमिनेशन हो ही नहीं पा रहा। तो डोंट वरी, वहां पे ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें, वहां पे तुम पढ़ोगे, तुम ये सारे कॉन्सेप्ट लगाओगे, तुम इजीली क्लियर कर लोगे। पढ़ते हैं assumption का, चलो फोर्थ। Path dependent green investment will eventually most likely benefit growth as well as public finances in a country like India। ठीक है, अब ये assumption थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड की तरफ है। वो कैसे सर? पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल सही लाइन है। विल इवेंचुअली, बिल्कुल सही लाइन है। इवेंचुअली मतलब कभी ना कभी तो करेगा ही। मोस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंसेस इन इंडिया। देखो ग्रोथ तक तो मैं बोल सकता था कि ये जो चीज है ना, ग्रोथ तक तो होगा ही होगा। कैसे कॉस्ट फॉल पे इफेक्ट डालेगा जिसकी वजह से ग्रोथ हो सकती है, मतलब मैं इसमें अभी श्योर हूँ, श्योर नहीं हूँ कि हो भी सकती है नहीं भी। एज वेल एज पब्लिक फाइनेंसेस, अब ये जो है ना पब्लिक फाइनेंसेस, इसने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया कि सर एग्जैक्टली पब्लिक फाइनेंसेस क्यों लिखा, वो डायरेक्ट फाइनेंस भी लिख सकता था,
ये फाइनेंस के पहले कोई एक एडजेक्टिव क्यों लगाया उसने, तो ये चीज हो गया थोड़ा सा कंफ्यूजन, उसने फालतू में एक एडजेक्टिव घुसाया है, तो इसलिए मैं इसे अभी चूज नहीं करूंगा। ये थोड़ा सा हार्ड की तरफ है, स्टिल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सेकंड देखो, if other green technologies follows the same pattern as that of solar energy, there will most likely to be an easy green transition। अब ये जो चीज है ना, इस पैसेज में ये हो भी सकता है, और ये दोनों ऑप्शन टू हो सकता है इसका आंसर, और नाइदर भी हो सकता है। ये बिल्कुल एग्जामिनर बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो मैं हटा रहा हूँ, पहला तो मुझे पता है कि पहला नहीं हो पाएगा, बट सेकंड देखो, इफ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉलोज द सेम पैटर्न दैट ऑफ द सोलर एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी का पैटर्न है वो फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर विल मोस्ट लाइकली, ये क्या शो कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, और अजम्पशन में हमारी पॉसिबिलिटी ही चलती है। विल के साथ उसने मोस्ट लाइकली शो कर दिया, अगर वो यहाँ पे कैन लिखता तो बिल्कुल ठीक होता है स्टेटमेंट। विल, अगर सिर्फ विल होता तो पूरा ठीक नहीं होता, लेकिन विल के साथ उसने लिखा है विल मोस्ट लाइकली, कि हो सकता है कि इजी ट्रांजिशन हो। सो ये आंसर कैन बी टू एंड कैन बी नाइदर वन नाइदर टू। ओके, ठीक है। यस सर। ओके, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। A natural number n is such that it can be expressed n is equals to p plus q plus r, where p, q, r are distinct factor of n. How many numbers below 50 have this property? देखो भाई, मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में तुम्हें बताया है, हाउ मेनी नंबर्स वाला हल्का सा हार्ड की तरफ होता है, हल्का सा हार्ड। इसके लिए तुम्हारी पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज ये है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अटपटा था। अटपटा इसलिए था बिकॉज एक कॉन्सेप्ट होता है परफेक्ट नंबर का, वो शायद तुमने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ता उस कॉन्सेप्ट को, परफेक्ट नंबर के कॉन्सेप्ट को, और इन्होंने इस क्वेश्चन में परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट लगाया था। सो यस, ये क्वेश्चन था कि आप ये क्वेश्चन आराम से छोड़ सकते थे, इस क्वेश्चन को छोड़ना भी चाहिए था, बहुत बच्चों से छुटा भी होगा। बट देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सर एक नंबर है, उसके जो फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स, एक और, एक मिनट बेटा, एक मिनट यार, पेंसिल गड़बड़ हो गई। वो ये बोल रहा है कि सर कोई नंबर है, ठीक है, और उसके नंबर को अगर मैं उसके फैक्टर्स को ऐड करता हूँ तो वही बन रहा है जो है। जैसे सिक्स का क्या हुआ, सिक्स को अगर मैं ध्यान से देखूं, सिक्स को क्या हुआ, थ्री प्लस टू प्लस वन, बिल्कुल ठीक है। थ्री टू वन सिक्स के फैक्टर्स हैं या नहीं है, है ना। फिर अगर मैं है ट्वेल्व सर। देखूं, अगर मैं ऐसी ट्वेल्व को देखूं, तो ट्वेल्व में भी सर कुछ कुछ ऐसे आएंगे जो उसके फैक्टर्स होंगे और वो उससे बन भी रहा होगा, है ना। तो ये क्या है, एक ये परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट होता है जो तुमने नहीं पढ़ा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं बिल्कुल। वरना इसमें ऐसे चलते कि इसका आंसर एट होना चाहिए, कि सिक्स के जो भी मल्टीपल्स होंगे ना, वो आंसर होगा। फिर फाइव से छोटे सिक्स के मल्टीपल्स, फाइव से छोटे सिक्स के मल्टीपल्स, दैट इज माई आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मैं अभी तुम्हें वो क्वेश्चन पिक करके बता रहा हूँ कि जो तुम्हें 100% पिक ही करने हैं, यू हैव टू 100% चूज दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। Three prime numbers PQR each less than 20 are such that P minus Q minus R, P minus Q is equals to Q minus R, ठीक है। How many distinct possible values can we get for P plus Q plus R? कोई सजेस्ट कर सकता है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई थोड़ा सा सोचो जिसने ये ट्राई करा होगा।
हाँ जी, कोई है? बताओ, सोचो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। अरे तो भाई कोई तो रिस्पॉन्ड करो, मुझे लगा नेटवर्क में दिक्कत हो रही है। चलो ठीक है। P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस आर। अगर मुझे इसे सर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो मैं दोनों Q को एक तरफ ले जाता हूँ, जैसे P और मैं R को इधर ले आता हूँ। P प्लस आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस क्यू। ये कितना हुआ सर? P प्लस आर इज इक्वल्स टू 2Q हुआ। P प्लस आर बाई 2 इज इक्वल्स टू Q। इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अब जब ये जो P प्लस आर है, P प्लस आर का जो समेशन होगा वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब जो P प्लस आर है वो इवन ही होगा हमेशा। यस सर। इवन ही होना चाहिए ना? यस सर। इवन ही होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, थ्री प्राइम नंबर्स पी क्यू आर ईच लेस देन 20। 20 से नीचे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं बताना जरा मुझे। 20 से नीचे बताओ कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। 2, 3, 5, 7, सर 11, 13, 17, 19। 13, 17, 19। ठीक है। 19। अब अब सर पहली बात सर, ये वापस क्वेश्चन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज पे, जो भी मैंने कितनी बार ये चीज नोटिस करी है, नोटिस के 100% यही होता है कि ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा हार्ड इसलिए होते हैं कि इसमें बच्चे को थोड़ा सा अपना दिमाग खुद का लगाना पड़ता है, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। अब यहाँ से ना हिट एंड ट्रायल स्टार्ट करो। हिट एंड ट्रायल। देखो, पी प्लस आर की ऐसी क्या वैल्यू आई डिवाइड करके कि वो क्यू निकल के आए। पी प्लस आर की ऐसी क्या वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2 करके कि वो क्यू आए, और ये तीनों प्राइम नंबर है पी क्यू आर। तो मैं इनमें से ऐसा क्या क्या ऐड करूं, इनमें से मैं ऐसा क्या क्या ऐड करूं कि मैं जब डिवाइड करूं तो वो क्यू बने। सपोज करो, देखो इधर 3 प्लस 7 को मैं ऐड करता हूँ। 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 5 आएगा। तो क्या 5 मेरा प्राइम नंबर है? यस, 5 प्राइम नंबर है। तो आपका एक पेयर क्या बना सर? 3, 7, 5 इनको ऐड करोगे तो 15। यहाँ पे ये पूछा है ना, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज वी कैन गेट फॉर पी प्लस क्यू प्लस आर। तो एक मेरी पॉसिबल वैल्यूज हुई 15। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? नो हाँ। सर। अब खुद ढूंढ के बताओ कि सर दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है। देखो ये कैसे चलता है, जैसे मैंने 3 और 5 को, पहले 3 और 7 को लिया, अब एक बार 3 से ही देखो कि और कोई सा बन रहा है क्या। 3 प्लस 11 भी बन सकता है सर। 3 प्लस 11 बाई 2 इज इक्वल्स टू 7। ये भी ठीक है। 3 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो 3 प्लस 11 प्लस 7, एक ये बना। ठीक है, समेशन। और देखो, 3 प्लस 13 16 बाई 8 नहीं बनेगा। 3 प्लस 17 20 नहीं बनेगा। 3 प्लस 19 22 ये बन जाएगा। देखो, 3 प्लस 19 बाई 2, 22/2 इक्वल्स टू 11। 11 भी प्राइम नंबर है। 3 प्लस 19 प्लस 22, ये एक समेशन बना। ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब सर 5 को पकड़ लो आप। 3 के तो सारे कंप्लीट हो गए, मैंने 3 से सब ऐड करा दिया। अब आप 5 को पकड़ो। 5 के साथ मैं 7 का देख सकता हूँ? नहीं सर, 12 बनेगा, 6 आएगा, नहीं देख सकता। 5 के साथ मैं 11 देख सकता हूँ? नहीं सर, 16 बनेगा, 8 आएगा, मैं नहीं देख सकता। 5 प्लस 13 सर 9 बनेगा, नहीं देख सकता। 5 प्लस 17, हाँ सर 5 प्लस 17 अगर मैं देखूंगा तो क्या बनेगा बताओ? 22 11 बनेगा, बिल्कुल ठीक है। 5 प्लस 17/2, 22/2 इज इक्वल्स टू 11। तो सर 5 प्लस 17 प्लस 11, एक ये बना मेरा। ठीक है। ऐसे मुझे डिस्टिंक्ट निकालने होते हैं अलग अलग, कि मैं अलग अलग कितने निकाल सकता हूँ। अब ये जो थिंकिंग है ना, ये एग्जाम में लग जाए, ये रेयर होता है, मतलब इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। 44। ठीक है, अभी ऐसे और भी कितने हो सकते हैं कि जिनके अलग अलग वैल्यू आए।
ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, 7 + 19/2, एक ये भी हो सकता है। 7 + 19/2 तो क्या आएगा सर, 13 आएगा। 7 + 19 + 13 इज इक्वल्स टू सर 39। ठीक है, अच्छा ये 11 होगा, सॉरी ये 11 होगा और ये 33 होगा। तो ये अब मुझे यहाँ पे देखो, इसमें एक और डाउट आ रहा है। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट पूछा है, डिस्टिंक्ट। यहाँ पे भी 33 है और यहाँ पे भी 33 है, इस जगह भी 33 है और इस जगह भी 33 है। तो मुझे एक बार चूज करना है, तो एक बार 33 हुआ, एक बार 15 हुआ, 21 हुआ, 39 हुआ। तो ऐसे मुझे बहुत चूज करने पड़ते कि सर कितनों से होता। तो मैक्सिमम इसका आंसर जो है ना 4 है। इसके बाद तुम करके देखोगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे मेरी ये चीज सेटिस्फाई हो रही हो। प्रॉपर हिट एंड ट्रायल है बेटा ये, समझ में आया थोड़ा सा? यस सर। यस सर। हाँ, प्रॉपर हिट एंड ट्रायल होता है। हम अभी इजी इजी क्वेश्चंस पकड़ेंगे, यू नो, डुएबल होते हैं कुछ एग्जाम में। बट एक चीज को याद रखना, जहां पर भी, हाँ बोलो। आपने जो भी इवन चूज किया है ना, इवन नॉट में कैसा मालूम पड़ेगा कि इवन ही देना उसमें। क्या बेटा? इस तरह से। हेलो, देखो एक चीज याद रखना, जब भी प्राइम नंबर आएंगे ना, तो प्राइम नंबर में इवन ऑड वाला गेम हमेशा याद रखना। इवन, इवन और ऑड हमेशा याद रखना कि प्राइम नंबर में सर सिर्फ 2 इवन होता है और बाकी सारे ऑड होते हैं। और अगर मैं जैसे इस वाले में केस में लूँ, P+R B2 = Q, तो मुझे P+R का समेशन इवन चाहिए। P+R शुड बी सर इवन, ये इवन होना चाहिए। मुझे ऐसा बताओ कि इवन कैसे बन सकता है सर, जब मैं दो ऑड नंबर को ऐड करूंगा तब जाके इवन बनेगा, या मैं दो इवन नंबर को ऐड करूंगा तब जाके इवन बनेगा। बट सर प्राइम नंबर के केस में मेरे पास एक ही इवन होता है जो कि 2 है, मेरे पास और कोई इवन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं एक बार भी इवन नहीं ले सकता। मुझे कौन कौन से सिनेरियो लेने पड़ेंगे जहां सिर्फ ऑड प्लस ऑड होगा? 7 + 5 12 बनता है, ठीक है। 3 + 9 वो भी 12 बनता है। मतलब कोई भी नंबर ले लो, दो ऑड नंबर हमेशा इवन नंबर बनाते हैं। तो प्राइम नंबर के केस में तुम लोगों को ये चीज हमेशा याद रखनी है कि कहीं ना कहीं इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना, और इससे प्राइम नंबर के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व भी होते हैं। देखो अभी क्वेश्चन 7 है। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P+Q+R दे आर सेटिस्फाइंग 1 + P + 1 + Q + 1 + R इज इक्वल्स टू 1, वेयर P Q R आर नेचुरल नंबर्स। अब कोई बेचारा अच्छा खासी मैथ का बंदा होगा ना और इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखेगा, वो भी डर जाएगा। डर जाएगा मतलब वो भी सोचेगा कि मैं इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करूँ। जैसे मैं P+Q+R के ऐसे कितने नंबर रख सकता हूँ कि मुझे 1 बने यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ना यार, और हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज, तो ये बहुत सारी भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ये ढूंढना पड़ता है। हीट एंड ट्रायल तभी, इसलिए वाले क्वेश्चन हल्के से ना हार्ड की तरफ आ जाते हैं। हार्ड सी सेट वालों के लिए हार्ड बन जाते हैं। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि नंबर सिस्टम के जो 11 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, सॉरी 18 से 19 कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़े हैं फाइल में अभी तक क्लास में, उन कॉन्सेप्ट्स पे स्टिक रहो। अगर उन कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मिल रहा है, जैसे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना हुआ, या वॉट एवर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स हुआ, उन कॉन्सेप्ट पे स्टिक होके पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करो। बिकॉज अगर तुम इन टाइप के क्वेश्चन में फंस जाओगे ना, तो अटके ही रह जाओगे। मतलब तुम्हारा एक तो पैनिक सिचुएशन डेवलप होगा कि मुझसे नंबर सिस्टम नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम में। जैसे 1 + P + 1 + Q + 1 + R इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ पे P को 3 रखता हूँ, Q को भी 3 रखता हूँ और R को भी 3 रखता हूँ, तो ये क्या बना, 3/3 = 1। तो मेरा एक सिनेरियो क्या हुआ, जब मेरा PQR 3 3 3 है। PQR नेचुरल नंबर हो सकते हैं और लिखा है नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। ये भी लिखा है कि जरूरी नहीं कि सर डिस्टिंक्ट हो। तो मेरा P+Q+R कितना हुआ सर, मतलब PQR एक तो बना मेरा 3। दूसरा क्या बन सकता है सोचो, 1 + 3 + 1 + 6 + 1 + 2। इसको देखोगे तो ये भी 1 बनेगा।
फिर 1+2+1+4+1+4 ये भी 1 बनेगा। तो ये चीज क्या है, ये चीज थोड़ा सोच के हिट एंड ट्रायल करके ही आएगी। ठीक है, तो ऐसे यूनिक कितने हैं, इसका आंसर है 3। कैसे यूनिक पीस कौन कौन से बनेंगे सर? 3+3+3 9, 3+6+2 11, 4+4+2 10। तो इसलिए इसका आंसर है 3, बट इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा इग्नोर करा जाता है। जो क्वेश्चंस पे स्टिक होना है हम बस उन क्वेश्चंस पे स्टिक रहेंगे। अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये था रीजनिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, किसी को समझ में आया कि ये कैलेंडर था या ये एज इट इज सीरीज थी कोई? जनवरी है, जनवरी से जनवरी में कितने का फर्क होता है सर? 0 का। जनवरी से दिसंबर में कितने का फर्क होता है अगर मैं पीछे जाऊं? -1 का। दिसंबर से अक्टूबर में कितने का फर्क होता है? -2 का। तो अक्टूबर से जो ये एक्स वैल्यू है यहाँ पे कितने का फर्क होना चाहिए? -3 का। फिर एक्स से मार्च में कितने का फर्क होना चाहिए? -4 का। तो ये इस हिसाब से साइकिल चल रही थी, इस हिसाब से रीजनिंग थी प्रॉपर जो ढूंढना था। तो इसका आंसर क्या आता था यहाँ पे? जुलाई और अप्रैल। फिर यहाँ पे -5, -6, -7, ऐसा कर करके आंसर आ जाता। तो ये एक हाइब्रिड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर इज हाइब्रिड बिकॉज लोगों को लगेगा कि ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, कि ये कैलेंडर का है, बट ये कैलेंडर का नहीं था। ये किसका था? टाइप ऑफ नंबर सीरीज। एक नंबर सीरीज का टाइप था ये। इसका करने का एक और तरीका हो सकता था कि सर जनवरी से जनवरी में आपने 0 देखा, आप ये भी तो बोल सकते हो जनवरी टू जनवरी 12 महीने का फर्क होता है। ठीक है, फिर अगले जनवरी से दिसंबर के लिए अगले ईयर के 11 महीने का फर्क होगा। फिर दिसंबर से अक्टूबर के लिए अगले महीने के लिए 10 का फर्क होगा। तो आप या तो नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, बात एक ही है और यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन, इसका आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन को करने की जरूरत है क्या, बताओ एक बार। करे ये तुम लोगों ने पहले कर रखा है या फिर मैं एक बार ये वाला करके बताऊं कि ये क्या है? चलो करके बताता हूँ। टीम एक्स स्कोर्ड अ टोटल ऑफ n रन्स इन 20 ओवर्स। बिल्कुल हम भी सिर्फ इंग्लिश डिकोडिंग है इस क्वेश्चन की और कुछ नहीं है। टोटल रन कितने हैं? n। ओवर कितने हैं? 20। अभी एवरेज कैसे निकलता है सर? एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल अपॉन जितने भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होते हैं, इस केस में 20 है, तो n/20। ये मेरा स्टार्टिंग का दे रखा है टीम एक्स का। अब मैं टीम वाई पर आ जाता हूँ। टीम वाई के लिए क्या बोल रहा है वो? टीम वाई टाइड द स्कोर इन 10% लेस ओवर। टीम वाई टाइड द स्कोर। टोटल कितना है सर? n। ओवर कितने हैं? 18। एवरेज क्या हुआ? n/18। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? हैड टीम वाइज एवरेज रन रेट बीन 50% हायर, एवरेज रन रेट बीन 50% हायर, द स्कोर वुड हैव टाइड इन 12 ओवर्स। मतलब वो क्या बोल रहा है, अगर जो ये है टीम वाई का जो एवरेज रन रेट है वो 15% हायर होता, मतलब वो 50% हायर का मतलब है 1.5% n/18 होता, तो इसकी वैल्यू क्या होती सर? n/12। इसकी वैल्यू क्या होती? n/12। अगर तुम इसे सॉल्व करके देखोगे, इसे सॉल्व करके देखो तो क्या आ रहा है? n/12 इज इक्वल्स टू n/12। मैं इसके आगे जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पे मेरा एक सेटबैक आ गया कि मैं इसके आगे से कैरी ऑन नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन रुक गया। तो इसलिए द आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैंने क्या करा है सर, बस मैंने इंग्लिश को डिकोड करा है कि टोटल, ओवर और एवरेज एक्स का, वाई का टोटल, ओवर और एवरेज। उसने बोला इस चीज का एवरेज का 50% हायर, मतलब 1.5 गुना,
वो n/12 है। हाँ भाई, n/12 इज इक्वल टू n/12। तो मैं इसके आगे जा ही नहीं पा रहा, बिकॉज सो द आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये भी एक राउंड 1 का क्वेश्चन नहीं था, दिस वाज आल्सो अ राउंड 2 क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये देखो 10th। ये क्वेश्चन तो पहले तो कोई देख के ही डर जाएगा कि ये क्वेश्चन तो डुएबल लग ही नहीं रहा। लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन डुएबल 10th? नो सर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब ऐसे डरना नहीं होता, बट एग्जाम में थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करना होता है कि मैं किस क्वेश्चन को पिक करूं और किसको नहीं। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय k%। सपोज करो ये p है। जब मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुम लोगों को सिखाया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अगर मैं बोलता था कि मेरे पास 100 रुपीज है और मुझे 10% से ये वैल्यू बढ़ानी है, 10% से, तो तुम क्या बोलते थे कि सर 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 11/10। बोलते थे ना? बोलते थे, राइट? यस सर। तो 11/10 कैसे आता था सर? 1 + 1/10 कर लो तो 11/10 हो जाता था। 1 + 1/10 इज इक्वल्स टू 11/10 होता था मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। तो सर ये क्वेश्चन भी पूरा पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के ऊपर बेस्ड है, पूरा पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब वो कैसे सर? पी है सर, कोई चीज k% से बढ़ रही है, तो सर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखूं तो वो ये हुई 100 + k/100। डायरेक्ट अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखूं, फिर वो चीज फर्स्ट k% से गिर रही है, तो क्या होगा सर? 100 - k/100। अगेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये वो चीज चल रही है कि 100 रुपए और 100 रुपए पे मैंने 10% बढ़ाया तो 11/10, और फिर 10% कम कर दिया तो 9/10। मतलब ऐसे चलते चलते जो हम एक ही उसमें कर लेते थे, ओला अप्रोच में, वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर अप्रोच। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? फिर सर वो चीज बढ़ रही है वापस 100 + k/100, फिर चीज डिक्रीज हो रही है 100 - k/100 मल्टीप्लाइंग में। अब फिर क्यू है। अब देखो ध्यान से कि सर पी में ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ और ये क्यू बन गया। तो क्यू के पास अगर मैं ये सारे 100 पहुंचाऊं, तो क्यू के पास कितने पहुंचने चाहिए? कितने 10 की पावर कितना पहुंचना चाहिए अगर मैं नीचे से उधर पहुंचा दूं तो? 10 की पावर सर 8 पहुंचने चाहिए। तो सर चार वाले ऑप्शंस तो हटा दो, दो बचे। 10 की पावर 8 का ये है और 10 की पावर 8 का ये है। फिर मुझे क्या देखना था? p इंटू 100 + k, 100 - k, 100 + k, 100 - k। तो सर 100 + k का स्क्वायर और 100 - k का स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये चीज आगे चल रही थी, तो इसमें फिर ए वो वाला फॉर्मूला लगता है a + b और a - b। तो वो सब लगने के बाद क्या चीज आता कि सर मेरा ये आंसर है, दिस इज द आंसर। तो बट यहाँ ऑब्वियसली दिस वाज आल्सो द हार्ड साइड क्वेश्चन। तो 2025 पेपर इस मेंटेलिटी पे बना था कि सेट ए वाले बच्चों, मोस्टली सेट ए वाले बच्चों के लिए तो सेटबैक ही था कि स्टार्टिंग के 11-12 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि वो तो डर के ही उठ जाएं कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ना मैंने ऐसा देखा है। तो किसी भी हालत में डरना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है स्टार्टिंग के तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस भारी मिले, बट इन द एंड यू विल सी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसकी तुमने प्रैक्टिस कर रखी है। चलो इंग्लिश पे आते हैं वापस, क्वेश्चन नंबर सर 11। हाँ सर आपने ये भी कॉन्सेप्ट सिखाया है ना परसेंटेज में, अगर इंक्रीज डिक्रीज हो तो वो इससे ही मल्टीप्लाई, उससे ही स्क्वायर कर देना, अगर वहाँ क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो। हाँ, मतलब देखो तो मैं उसे बताता हूँ। हाँ बोलो बोलो। ना बोलो सर, दे- आप बोलो। देख, तेरे पास कोई 200 रुपए की चीज है, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। इसको 20% से बढ़ा, 20% से बढ़ा। तो तू क्या हम्म। करेगा कि भाई 20% इंटू 200, 0 0 0 0, कितने रुपए हुए ये? 0 0, सॉरी ये 40 रुपए। फिर तू क्या लिखेगा? 20% से बढ़ के वो वैल्यू कितनी है? 240। मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा स्टेप लेना ही नहीं है। 20% का क्या मतलब होता है भाई? इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 20% की? 1/5। ठीक है, 1/5 को अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जोन में देखूँ तो ये 6/5 बनता है, मतलब 1 + 1/5 इज इक्वल्स टू 6/5।
तो डायरेक्ट यहाँ मैं 6/5 लिखता हूँ ना। अभी भी देख, इसको सॉल्व कर, 240 आएगा। 6 हो जाए 240। तो मैं ये 2 स्टेप वाला प्रोसेस क्यों लूँ जब मैं सिंगल स्टेप में कर सकता हूँ कोई चीज। तो ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 200 इंटू 20% से बढ़ाना है मुझे 6/5। 10% से घटाना है मुझे 9/10। फिर 25% से बढ़ाना है मुझे 5/4। ऐसे करते करते मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाती है। और ये आती कहाँ से है वैल्यू की 6/5, और ये क्या आया है सर? 1+1/5। 6/5। अब मैंने डिक्रीज करा है तो 1 - 1/10। 5/4 कैसे आया? 1+1/4। तो अब इसे सॉल्व करेगा तो 6/5 बनेगा, ये 9/10 बनेगा, ओके ये 5/4 बनेगा। ओके ओके सर ओके। ठीक है। ये ठीक मतलब है है कि सर। कोई एक चीज है और एक के साथ साथ मेरे पास उसका 1/5 और ऐड हो गया, वही बीस हम्म, परसेंट होता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट बिल्ड है। ठीक है सर ठीक है। ये पढ़ो पैसेज। चल मैं ही पढ़ लेता हूँ जल्दी से। ईच स्टेट इन इंडिया फेसेस अ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ चैलेंजेस। एक मिनट, एक सेकंड। अच्छा तुम लोग पढ़ो ये पैसेज एक बार। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, तुम लोग ये पैसेज पढ़ो। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछूंगा तुमसे। हाँ ठीक है। चलो देखो क्या है। ईच स्टेट इन इंडिया फेसेस अ डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ challenges regarding the impact of warming, but also offer its own set of opportunities for reducing emissions depending on its natural resources. हर स्टेट के कुछ ना कुछ अलग चैलेंजेस हैं वार्मिंग को लेके, बट कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज भी देती हैं वो वार्मिंग को कम करने की। सिंपल सी लाइन। एग्जाम्पल, coastal states needs to take action to protect their shores from sea level rise. Districts that are drier need to prepare for variable monsoon precipitation. Himalayas region have their unique challenges, and selected part of peninsular India and offshore areas offer great opportunities for harnessing wind power. These various aspects needs to be considered for developing clear and sustainable goals for the future. देखो क्या हुआ है। स्टेट है, हर स्टेट के चैलेंजेस हैं, उन स्टेट के पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन कौन सा स्टेट कैसे कैसे हेल्प कर सकता है। फिर बता रखा है कि सस्टेनेबल गोल के लिए ये सारी चीज कंसिडर करना जरूरी है। कंसीडर। ठीक है। देखो अब क्वेश्चन पढ़ो, रेशनल स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट क्या बोल रहा है? द मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज टू एड्रेस और टैकल द क्लाइमेट चेंज इज एसेंशियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेट। एसेंशियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेट। ये तो एकदम से उसने हार्श कर दिया। मैं मानता हूँ कि स्टेट के हर एक यूनिक सर आपकी ये वॉइस नहीं आपकी आ रही। आवाज
हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी किसी को भी नहीं आ रही है। किसने यस सर लिखा था कमेंट में? आई थिंक होने जा रही होगी। इसमें लिखा था कि आवाज नहीं आ रही है। सर हेलो, सॉरी सॉरी यार, स्क्रीन चली गई थी, नेटवर्क का इशू हो गया था, सॉरी। स्क्रीन दिख रही है? एक बार मुझे बता दो, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है। ये मैंने पैसेज कंप्लीट कर दिया था। ये इतना मिस हुआ क्या सबका? हेलो। सर आपने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ाया था, उसके बाद से कट गई थी आपकी वॉइस। अच्छा, फर्स्ट आफ्टर ऑप्शन द के बाद। हार्श आफ्टर द हार्श ठीक है ठीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। है। ठीक है ठीक है बेटा, देख अब हार्श के बाद जो दूसरा स्टेटमेंट था ना वो पढ़। इंडिया इज, अच्छा एक सेकंड रुको। इंडिया इज टू डाइवर्स टू इम्प्लीमेंट एनी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज और प्रोग्राम टू एड्रेस टैकल द क्लाइमेट चेंज। मेरे कहीं पे भी पैसेज ने ये बात नहीं कर रखी कि इंडिया इज टू डाइवर्स। स्टेट का मतलब डाइवर्सिटी होता है, बट मैं ये डायरेक्ट कोरिलेट नहीं कर सकता खुद कि स्टेट मतलब डाइवर्सिटी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कोरिलेट कर दूं, तो दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। सो ये आंसर हुआ गलत। थर्ड, इट इज बेसिकली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। कहीं पे भी पैसेज में यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं करी गई। स्टेट दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ये इस डायरेक्शन में मैं चला जाऊं। मुझे अपने पैसेज पे स्टिक रहना, तो ये गलत हुआ। फोर्थ, India needs to formulate effective climate change mitigation and adaptation strategies at the state and regional level. परफेक्ट आंसर है कि सर स्टेट और रीजनल लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। ए और डी में क्या दिक्कत है? ए ने सारा सारा मतलब जो भी पूरा लेन देन है वो पूरा स्टेट के ऊपर थोप दिया कि भाई स्टेट ही एसेंशियली करेगी, बट ऐसा नहीं है। स्टेट और रीजनल दोनों लेवल पे काम हो सकता है और इंडिया को एक ऐसे बैलेंस अप्रोच बनानी पड़ेगी। तो ए और डी में डी ऑप्शन शूटिंग बेटर, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है। यस सर। ओके, ये वाला पढ़ो। इसी पैसेज से रिलेटेड ऑप्शन क्वेश्चन 12। अजम्पशन बताना है। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड इंटीग्रेटेड विद द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है सर, ठीक लग रहा है मुझे। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड, कैन आया है। देखो क्या होता है ना, अजम्पशन में जो भी नए लोग हो, जैसे मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स को तो बता रखा है, अजम्पशन में कोई भी चीज थोड़ा पैसेज से रिलेट है, पैसेज से रिलेट है पॉजिटिवली, पैसेज से रिलेट है पॉजिटिवली, और कैन के साथ उसको प्रेजेंट करा गया है, कैन के साथ उसका प्रेजेंटेशन हुआ है, तो वो आंसर 99% केस में ठीक होता है। 99% केस में ठीक होता है वो। तो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक टू इंटीग्रेट विद द क्लाइमेट चेंज, हो सकता है सर। सेकंड, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर सीवियर इन कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन। ये मुझे कहीं ऐसा प्रेजेंट ही नहीं करा गया, मुझे तो हर स्टेट का अपना अलग अलग बताया गया है। स्टेट के बीच में कंपैरिजन मुझे शो नहीं करा गया अभी तक कहीं पे भी, तो मैं खुद कैसे कंपेयर करने लग जाऊं जब मुझे शो ही नहीं करा गया। ठीक है, तो माय आंसर कैन बी वन, और अजम्पशन है तो हो सकता है कि वो ग्रीन एनर्जी को भी कंसिडर करे नहीं करे, तो कैन बी वन ऑल्सो और कैन बी नीदर वन एंड नीदर टू ऑल्सो, बट मोस्टली द वन विल बी द राइट आंसर। बट सर इन केस अगर ग्रीन एनर्जी ऊपर पैसेज में नहीं लिखा है तो हम उसको एक्सट्रीम नहीं मान सकते कि ऊपर में तो ग्रीन एनर्जी के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने नाइदर वाले को भी मतलब ऑप्शन को कंसिडर करा है,
क्योंकि सर ग्रीन एनर्जी कहीं पैसेज में एक्सप्लिसिटली नहीं गिवन, ग्रीन एनर्जी पैसेज में एक्सप्लिसिटली कहीं ज्यादा अच्छे से दे नहीं रखा, तभी यहाँ पे ना कैन, अगर ये कैन हट जाता तो ये पूरा ही गलत हो जाता, बट मैं कैन को फिर भी ले रहा हूँ क्योंकि ग्रीन एनर्जी एक ये पूरा पॉजिटिव शो कर रहा है कि ग्रीन एनर्जी कैन बी लिंक्ड इंटीग्रेट विद द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। इस पॉइंट में कोई भी कहीं से कहीं तक भी कुछ गड़बड़ी नहीं है। ये अगर कटेगा तो सिर्फ इस पॉइंट पे कटेगा कि ये पैसेज से ज्यादा रिलेट नहीं हो रहा। अगर मैं पैसेज के टर्म्स में देखूं तो मेरा आंसर होना चाहिए नीदर वन नीदर टू, बट अगर मैं जनरल तरीके से देखूं तो वन इज माई राइट आंसर। तो वन भी हो सकता है और नीदर वन नीदर टू भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और यूपीएससी के अकॉर्डिंग अभी इसका आंसर क्यों नहीं आया है? आई गेस नहीं आई है, शायद आ गई है या नहीं आई है, नहीं आई है शायद, तो दैट्स मुझे व्हाई द नहीं आंसर इज आया। इतना। वी विल चेक, क्रॉस चेक आल्सो। बट इस चीज को ध्यान रखना, देखो ये जो मैंने अजम्पशन वाला ये बताया ना, ये अजम्पशन के केस में अगर पैसेज रिलेटिवली हो रहा है और पॉजिटिव है और कैन से रिप्रेजेंट है, कैन या पॉसिबिलिटी से रिप्रेजेंट है, तो ये बहुत अच्छे से चांस होते हैं ठीक होने के। नेक्स्ट पैसेज पढ़ो। If the social inequality is the most acutely felt social problem in India, insecurity more than poverty is the most acutely felt economic problem. ये जो चार लाइनें हैं ना, ये जिसने अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर ली उसको एकदम पैसे समझ में आ जाएगा। अब देखो तुम्हारी रीडिंग और मेरी रीडिंग में क्या फर्क है। इफ द सोशल इनइक्वालिटी इज द मोस्ट एक्यूटली फेल्ट सोशल प्रॉब्लम, जब कोई बंदा फास्ट रीड करेगा ना, वो उसे बस प्रॉब्लम के टर्म्स में देखेगा, वो उसको सोशल मिस कर जाएगा, उसका उसका जो एडजेक्टिव है वो मिस कर जाएगा और उससे सब गड़बड़ी हो जाएगी। वो क्या बोल रहा है कि सर सोशल इनइक्वालिटी जो है, सोशल इनइक्वालिटी ये बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है। और सर दूसरी कौन सी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी है सर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनसिक्योरिटी है, उसके बाद आती है पॉवर्टी। तो जिसने इतना क्लैरिफिकेशन कर लिया ना, उसने ये पैसे सॉल्व कर लिया। He said, if the social inequality is the most acutely felt social problem in India, insecurity more than poverty. Insecurity poverty से बड़ी economic problem है. Besides those below the official poverty line, even those just over the poverty line are subject to multiple economic insecurity of various kind. तो ये बोल रहे हैं जो poverty line के ऊपर है, वो भी किसी ना किसी economic insecurity को face कर रहे हैं। किस वजह से? ड्यू टू वेल्थ और हेल्थ रिस्क, मार्केट फ्लक्चुएशन, जॉब रिलेटेड अनसर्टेनिटीज, व्हाटएवर। Many government policies are actually intended towards mitigating these insecurities. जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो ट्राई करिए कि ये सारी इनसिक्योरिटी को हटाया जाए। अब पैसेज पढ़ते हैं। इंडियाज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये कहाँ आ गया इंडिया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भाई? कहीं पे भी पैसेज में मेंशन करा गया है कि इंडिया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इकोनॉमिक एग्जीक्यूटिव, एनीथिंग, या लेजिस्लेचर ब्ला 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 ब्ला? तो मैं ये आगे पढ़ ही नहीं रहा, मैं इसको यहीं से कट कर रहा हूँ। ये क्या है सर? दिस इज वेग इंफॉर्मेशन, फालतू को अपना ज्ञान डाल रखा है। सेकंड देखो, इन इंडिया पॉवर्टी इज द प्राइमरी रीजन फॉर सोशल इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी। मेरे भाई अभी अभी तो पढ़ा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए पॉवर्टी दूसरे नंबर पर आता है, तो प्राइमरी कैसे हो गया? और सोशल इनइक्वालिटी के लिए नहीं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए। हटाओ इसे। थर्ड, पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी आर सो इंटीग्रेटली लिंक्ड दैट दे पोज एन अनमैनेजेबल क्राइसिस फॉर इंडिया। फालतू की चीज। तुमने कंक्लूजन कैसे डिराइव कर दिया? फॉल्स कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे डिराइव कर दिया कि इंडिया सॉल्व ही नहीं कर सकता? या तो वो पैसेज में देता कि इंडिया सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए गलत। 4D इज द राइट आंसर। क्या है? इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मेन इकोनॉमिक इशू दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज मस्ट एड्रेस। बिल्कुल ठीक। इनसिक्योरिटी इज द मोर देन पॉवर्टी इज द मेन इकोनॉमिक इशूज। नेक्स्ट पे चलते हैं, 14th assumption. Poverty, people above the poverty line also are prone to suffer from anxiety about economic insecurity. बिल्कुल ठीक है। एज इट इज पैसेज में दे रखा है कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर वाले लोग भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम क्या है सर? कि उनको भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की दिक्कत है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी।
Second, eradication of poverty can result in peace and social inequality in country. मेरे भाई, eradication of poverty can result in peace and social नहीं, economic equality in the country. क्योंकि पॉवर्टी को उन्होंने सोशल प्रॉब्लम नहीं बोला है, पॉवर्टी को उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला है, तो इसलिए वन इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। थोड़ा इस अप्रोच से पेपर को सॉल्व करोगे ना तो आराम से होगा। अब देखो, क्यूब का क्वेश्चन है 15th इज क्यूब क्वेश्चन। A solid cube is painted yellow on all its faces. The cube is then cut into 60 smaller but equal pieces by making the minimum number of cuts. Which of the following statement are correct? The minimum number of cut is 9 and the number of smaller pieces which are not painted on any face is 6. देखो, क्यूब में हमने ये सारी चीज पढ़ी थी एक बार, याद है? क्यूब में हमने क्या क्या पढ़ा था कि सर जब जीरो फेस पेंटेड होते हैं, जीरो फेस पेंटेड, फिर वन फेस पेंटेड, टू फेस पेंटेड, थ्री फेस पेंटेड और नो फेस पेंटेड, मतलब नो फेस वाला तो जीरो में ही आ गया। फिर हमने पढ़ा था मैक्सिमम और मिनिमम कट्स, मैक्सिमम कट्स, मिनिमम कट्स, मैक्सिमम कट्स और मिनिमम कट्स। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ये जो नंबर ऑफ पीसेस वाला, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। और मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, मिनिमम नंबर ऑफ कट्स बताओ कैसे निकालते थे? सर n-1 करके। मिनिमम बाबू वो मैक्सिमम निकलता था उससे। मिनिमम में हम क्या करते थे कि सर जो भी नंबर है उसको हम दो फॉर्म में ब्रेक करते थे, और फिर क्या करते थे, वो दोनों फॉर्म क्या होनी चाहिए थी सर? को प्राइम। वो दोनों फॉर्म को प्राइम होनी चाहिए हाँ थी। याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसे तुम खुद ही सॉल्व करोगे, इसका आंसर बोथ है। इसे तुम खुद ही सॉल्व करोगे कि इससे तुम्हारा रिवीजन भी होगा कि वो कॉन्सेप्ट क्या था। कि दोनों को मैंने एज इट इज वाला क्वेश्चन करा रखा है सेम। सर दो नंबर आएंगे, दोनों को हम को प्राइम नंबर में लेंगे और फिर उनमें से वन माइनस करके जो भी कट्स लगेंगे उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 16, रीजनिंग, ट्रिपलेट्स। रीजनिंग में ट्रिपलेट्स होते हैं, ये वाले ट्रिपलेट्स पाइथागोरस थ्योरम के। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लग रहा है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर, स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इनमें से किसी का स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो राइट आंसर इज सी, 65 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। Petrol price shot up by 10% as a result of the hike in crude oil prices. The price of the petrol before the hike was 90 per liter. पहले 90 रुपीज था, अब बढ़ के कितना हुआ सर? 99 हो गया, क्योंकि 10% बढ़ रहा है। अब पर्सन ट्रेवल्स 2200 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 16 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, बाय हाउ मेनी किलोमीटर शुड ही रिड्यूस हिज ट्रैवल इफ ही वांट्स टू मेंटेन हिज एक्सपेंडिचर एट द प्रीवियस लेवल। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के ना दो तीन तरीके हैं, 2-3 वेज। सबसे पहले मैं तुम्हें सबसे सिंपल वे बताता हूँ, सबसे सिंपल वे। हमने ये वाला कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। उसने बोला है कि सर उसने जो है प्राइस को इंक्रीज करा है 10% से, 10% से प्राइस इंक्रीज हुआ है। 10% का क्या मतलब होता है सर? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ 11/10 का, ये रहा प्राइस। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे
माइलेज है, कितने जो उसका माइलेज है वो फिक्स है। तो इसका जो इफेक्ट हुआ है प्राइस का, ये प्राइस न्यू है और ये प्राइस ओल्ड है ना, 10% से बढ़ गई है। सर इसका जो इफेक्ट हुआ है, इसको अगर मुझे बाइफरकेट करना है, इसके इफेक्ट को ठीक करना है, तो एज इट इज मुझे इसको रेसिप्रोकल कर देना पड़ेगा। मतलब सर प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस, या डिस्टेंस हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर की तरह काम करेगा। मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा अभी, तो मैं क्लियरली अगर ये बोलूँ, सर 10% से कोई चीज बढ़ी है, वो 11/10, पहले 10 थी ओल्ड, अब 11 है, नहीं, तो मुझे एज इट इज उसको घटाना पड़ेगा। मतलब मुझे अपने डिस्टेंस को उल्टा कर देना पड़ेगा, 10/11, ये होगा मेरा न्यू और ये होगा मेरा ओल्ड डिस्टेंस। तो जो मेरी 11 वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी है, 2200। तो कितने का फर्क हुआ सर, इंटू 200। मेरी न्यू वैल्यू कितनी होगी, 2000। कितने का फर्क है सर, 2200 से 2000, 200 किलोमीटर कम हुए हैं डिस्टेंस। मेरा आंसर कितना हुआ, 200 किलोमीटर। ये है सबसे इजी तरीका कि सर प्राइस इज ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, जितना ज्यादा प्राइस मतलब डायरेक्ट रिलेटेड टू। तो सर इस चीज को कैसे करेंगे, ये तरीका है बिल्कुल सॉल्व करने का, इजी इजी मेथड। और अगर प्रॉपर अप्रोच पे जाना है तो प्रॉपर अप्रोच पे चलते हैं। 90 रुपीज प्राइस था पहले, ओल्ड। अब सर प्राइस न्यू कितना है, 99। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी मुझे पूरा एक्सपेंडिचर निकालना है, तो मुझे पेट्रोल का प्राइस दे रखा है और मुझे ये पता लग जाए कि कितने लीटर पेट्रोल लगा है, तो मुझे पूरा एक्सपेंडिचर पता लग जाएगा। लग जाएगा, ठीक है, लग जाएगा ना, बताओ ठीक बोल रहा हूँ मैं। यस हेलो। सर, पता लग जाए। प्राइस को सर, जैसे 90 रुपए का प्राइस है और मैंने कितने लीटर तेल पिया है, तो मुझे उससे ये पता लग जाएगा कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, अ पर्सन ट्रेवल्स 2200 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 16 किलोमीटर पर लीटर। 2200 चल रही है और 16 का एवरेज है, तो अगर मैं एवरेज से इसको डिवाइड करा दूं, तो मेरे पास आ जाएगा कितने लीटर हुआ है, हाउ मेनी लीटर्स। तो सर 90 इंटू 2200/16, ये हुआ मेरा एक्सपेंडिचर। अब वो क्या बोल रहा है, बाय हाउ मेनी किलोमीटर शुड ही रिड्यूस हिज ट्रेवल इफ ही वांट्स टू मेंटेन हिज एक्सपेंडिचर एट द प्रीवियस लेवल। मतलब उसे सर अपना एक्सपेंडिचर जो है वो इतना ही रखना है। तो उसे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि सर अब प्राइस तो हो गया 99, प्राइस हो गया 99, उसे ये जो किलोमीटर है ये कम करने पड़ेंगे। तो ये सपोज करो x किलोमीटर है और 16 का ही माइलेज दे रहा है। हम दोनों इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दो, क्योंकि ये भी एक्सपेंडिचर है और ये भी एक्सपेंडिचर है, और वो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर को कम करना ही नहीं है। तो 90 इंटू 2200/16 इज इक्वल्स टू 99 इंटू x/16। 16 से सर 16 चला गया, 9 से 10 गया और 9 से 11 गया, 11 से 2 यहाँ पे चला गया, 00। तो x की वैल्यू कितनी आई सर, 2000। तो पहले सर 2200 किलोमीटर चल रहा था, तो अब 2000 किलोमीटर चल रहा है। तो कितने किलोमीटर का फर्क है सर, अगेन 200। तो ये हुआ प्रॉपर तरीका सॉल्व करने का, तो 200 फर्क आ रहा है। और ये हुआ डायरेक्ट शॉर्ट तरीका सॉल्व करने का, तो भी 200 आंसर आ रहा है। अब ये तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि सर एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, किसी भी चीज का प्राइस इनटू कितनी क्वांटिटी है। और वो क्वांटिटी कैसे पता लगेगा सर, इसने कार के टर्म्स में पूछ लिया कि गाड़ी में कितना लीटर तेल लग रहा है, ये मुझे कैसे पता लगेगा, मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है और मेरी गाड़ी का एवरेज कितना है, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। A four-digit number n is such that when divided by this. बताओ इसमें भाई, इसमें एलसीएम का कौन सा मॉडल लग रहा है, 1 या 2। याद है एलसीएम का मॉडल नंबर 2 क्या होता था,
डिफरेंट रिमाइंडर जब डिफरेंट आता है तो कॉमन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। राइट सर, दोनों का जो सीडी है कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है। हाँ सर, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 7 गया 2। करते थे तो बस सर अब क्या करते थे सर, एलसीएम ले लेते थे 3, 5, 6, 9 का, और इस कॉमन को माइनस कर देते थे, सीडी को 2। तो ये एलसीएम तो आएगा 90 -2। तो बट सर क्या 88 मेरा पहला वो नंबर होगा? हाँ पहला नंबर होगा 88। बट मुझसे क्या पूछा गया है? ए 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर ये जो 90 है ना, इसकी 90 की किसी से मल्टीप्लाई करा के -2 करना पड़ेगा, कि जब तक ये 94 डिजिट की फॉर्म में नहीं आ जाता। 90 इंटू 10 करूंगा तो 900 आएगा। 90 इंटू 11 करूंगा तो 990 आएगा। 90 इंटू 12 करूंगा तो, हाँ सर बिल्कुल ठीक है ना, 90 इंटू 12 अगर आप कर दोगे तो 4 डिजिट का नंबर बन के आपके सामने आ जाएगा। 1080 -2 1078 इज माई राइट आंसर। ये लोग ये एज इट इज तुमने क्लास में पढ़ाई है, तो ये हुआ राउंड 1 का क्वेश्चन। चलो इस पे आओ 19th पे। ये मैं सॉल्व ही नहीं करा रहा, ये बिल्कुल राउंड 1 का क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी में तुमने पढ़ा था ना, फादर ग्रैंडफादर और सन वाला केस। यस यस सर, सर। हो जाएगा। बस यस सर, यस सर। इजी क्वेश्चन। हटाओ। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लीकेशन? ये देखो, पहले उसने स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन भारी डराने के लिए दे दिए, उसके बाद मुझे मेरे इजी क्वेश्चन मिलने लगे। राउंड 1 राउंड 1 ठीक है, राउंड 1 राउंड 1। तो अब ये क्या है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट निकालनी है इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू ब्ला 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 दिस। क्या निकल के आएगा? कैसे निकलेगा थोड़ा सोचो। क्या मैं पूरा सॉल्व करने जाऊंगा? नहीं सर, नो। 5 मल्टीप्लाई में आ चुका है, तो हर एक जो टर्म आएगा 5 का मल्टीपल ही आएगा। और सर सारे ऑड नंबर हैं तो जीरो तो आने वाला है नहीं। तो आंसर कितना हुआ? 5। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 5 फिर करोगे तो कितना आया? 75। 75 इंटू फिर 3 करोगे तो कितना आएगा? 225। ये 5 5 5 ही चलता जाएगा, तो इसलिए यूनिट डिजिट विल बी 5। One of the dismissal realities of the agriculture sector in the independent India has been that it have never experienced a high growth phase, unlike the non-agriculture economy. एग्रीकल्चर सेक्टर ने कभी हाई ग्रोथ फेज को देखा ही नहीं, हाई ग्रोथ फेज को ज्यादा देखा ही नहीं। The highest decadal growth CAGR for agriculture has been just 3.5% in the 1980s. Also, after experiencing a spurt in the decadal growth during the 1980s, agriculture growth suffered relatively stagnation thereafter. 1980 तक तो थोड़ी सी ग्रोथ दिखी थी, थोड़ी सी ग्रोथ, बट उसके बाद से स्टैग्नेशन है, मतलब उसके बाद से कोई ग्रोथ नहीं हो रही। This is in a sharp contrast to non-agriculture growth which consistently increased from 1980s to 2000. जो नॉन एग्रीकल्चर है वो 1980 से 2000 के बीच में ग्रो हुई है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन देखो क्या है। The benefit of economic reform percolates down more slowly to the agriculture sector than in any other sector of the economy. ठीक है, ऑप्शन इज गुड, अभी होल्ड पे रखते हैं। फॉर इंडिया द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज नॉट एज यूजफुल एज इट वाज एक्सपेक्टेड टू। कहाँ कहीं पे भी ग्रीन रिवॉल्यूशन का जिक्र नहीं करा गया, हटा दो। इंडिया लेफ्ट बिहाइंड अदर कंट्रीज, इंडिया का कंपैरिजन ही नहीं करा गया किसी और से, हटा दो। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बताया ही नहीं गया माइग्रेशन के बारे में, हटा दो। आंसर कितना हुआ? ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, assumption. The growing divergence between the fortunes of the agriculture and non-agriculture economy in India could have been reduced.
जो डिफरेंस है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी का, वो रिड्यूस हो सकता है, कुड हैव बीन रिड्यूस बाय, कैसे रिड्यूस हो सकता है? अडॉप्टिंग लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स एंड वाइबल क्रॉप कॉर्पोरेट फार्मिंग, providing free insurance for all crops and heavily subsidized seed, fertilizer, electricity and farm machinery at par with developed countries. फालतू का दे रखा है, पहले तो all crops, एक्सट्रीम हटा दो. Adopting large scale cultivation of commercial crops and viable corporate farming, मतलब थोड़ा सा सेंसलेस दिख रहा है, हटा दो. आंसर वन नीदर. समझ में आया पैसेज ये पूरा अच्छे से? यस सर। चलो अब ये वाला पैसेज पढ़ो एक बार खुद, इन आवर कंट्री वाला. 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पढ़ो खुद, फिर मैं इसे फास्ट बताऊंगा कैसे होगा. रीड दिस बाय योरसेल्फ. हाँ पढ़ लिया पैसेज? यस हेलो, सर पढ़ लिया। यस सर। चलो एक बार क्वेश्चन देके मुझे तुम लोग ही बताओ आंसर क्या होगा. पढ़ो, आंसर बताओ क्या होगा. सर बी। बी एक का आंसर आया है, बी. देखते हैं और. Which one of the following statement best reflect the logical? We need to free the handloom industry from the limited narrative linked to preserving cultural heritage. ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, होल्ड पे रखते हैं इसे. B. Continued state support to the handloom industry ensures the preservation of some of our glorious art forms and old tradition. देख बेटा, ये ना नैरो है बहुत. नैरो. नैरो क्यों? क्योंकि जो ऊपर पैसेज का मेन पॉइंट होता है ना, पैसेज का मेन पॉइंट, वो मेन पॉइंट क्या बोल रहा है कि सर जो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री है वो अभी तक एक लिमिटेड नैरेटिव में फंसी हुई है. हमारे हैंडलूम को बस एक कल्चरल तरीके से देखा जा रहा है और बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो उस कल्चरल स्फेयर से बाहर निकले. हैंडलूम इंडस्ट्री लिमिटेड नैरेटिव में फंसी हुई है. तो ये इज बेटर, इसको हटाओ भी. थर्ड, हाउस होल्ड यूनिट्स ऑफ द हैंडलूम सेक्टर शुड बी मॉडर्नाइज. बकवास. Brother, that would be also correct. हैंडलूम प्रोडक्ट नीड टू बी कन्वर्टेड टू बकवास, नीड टू मशीन मेड, कुछ भी अपना ज्ञान देना है. तो द आंसर इज ए. 23 का ए इज द राइट आंसर. 24th, which of the following assumption? There is no need for the states to be involved in any manner in the handloom industry. There is a need. No need कैसे है भाई? वो तो खुद ही ऑप्शन तो मतलब जो पैसेज है वो खुद ही इन्वॉल्व करवा रहा है स्टेट को. तो ये तो गलत हुआ अभी. और सेकंड, हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव. अरे ये किसने बोला? किसने ये बोला कि वो अपीलिंग या अट्रैक्टिव नहीं है? या कहाँ उसके प्रेजेंटेशन के ऊपर बात आई? हटा दो. 24 का आंसर हुआ डी.
ठीक है। यस सर। चलो अब ये देखो, कंसिडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ देम। ये ना बहुत ही मतलब इसका जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही हार्ड वे में था। मतलब अगर तुम अभी YouTube पे वीडियोस देखो ना तो सारे टीचर बोल देंगे अरे इसमें तो बस प्राइम नंबर निकालने थे, तुम्हें प्राइम नंबर निकाल के देने थे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, बट वो बकवास चीज़ है। ये अगर क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आता है, इस टाइप से फॉर्म में आता है, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू डू दिस थिंग। क्योंकि ये जो क्वेश्चन का जो बेसिस है ना, इन क्वेश्चन के बेसिस इस तरीके से बने हुए हैं कि सपोज मैं बोलता हूँ तुमसे 1 से 50 तक मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड होते हो, बट 5 से डिवाइड नहीं होते हो। जो 3 से तो डिवाइड होते हो बट 5 से डिवाइड नहीं होते हो। तो तुम देखोगे कि यार 1 से 50 तक 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ब्ला 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 ऐसे नंबर है। इनमें से तुम्हें कौन से नंबर हटाने पड़ेंगे जो सर 15, जो एलसीएम ऑफ 3 और 5 है उनसे नहीं हो रही। 15 के सारे मल्टीपल्स हटाने पड़ेंगे, तुम्हें ये हटाना पड़ेगा। जो नेक्स्ट नंबर आएगा 30, तुम्हें वो हटाना पड़ेगा। 45 आएगा, वो हटाना पड़ेगा। उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स हैं ये तुम्हारे करेक्ट आंसर होंगे, इनको काउंट कर लोगे तो तुम्हारे करेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट चलता है। बट इसने ये कॉन्सेप्ट क्या दिया कि 100 नेचुरल नंबर उठाओ और उसमें से ऐसे देखो हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाई, जो 2 से भी नहीं हो रहा, जो 3 से भी नहीं हो रहा, जो 5 से भी नहीं हो रहा, जो 7 से भी नहीं हो रहा, और जो 9 से भी नहीं हो रहा। अब क्या है, ये वो सारे नंबर्स होते हैं जब तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम नंबर्स 10 से छोटे होते हैं। मतलब 9 को अगर तुम हटा दो तो कोई ना कोई नंबर किसी ना किसी पॉइंट पे इनसे जरूर डिवाइड हो रहा होता है। तो जो बस प्राइम नंबर्स होते हैं वो ही नहीं होते। तो इसलिए क्वेश्चन प्राइम नंबर के फॉर्मेट में था, बट इट वाज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट, इट वाज वेरी हार्ड टू डीक्रिप्ट इट। इसको डिसाइफर करना बहुत भारी था, तो इसलिए इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी एग्जाम में। अब ये 26 वाज वेरी इजी क्वेश्चन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट था। ये तुम देखना खुद, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो, अब मैं तुम्हें यहाँ पे प्राइम नंबर का गेम दिखाता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है, कि प्राइम नंबर में कैसे ऑड इवन से एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऑड इवन से। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। तो है तो हार्ड साइड ही, क्वेश्चन इज बिट टुवर्ड्स हार्ड साइड, बट स्टिल थोड़ा सा ये सॉल्व करते हैं। लेट बोथ पी एंड के बी प्राइम नंबर्स सच दैट पी स्क्वायर प्लस के इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन समझ के सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ये। सर पी जो है वो एक प्राइम नंबर है, के भी एक प्राइम नंबर है, और पी स्क्वायर प्लस के भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये लेस देन 30 है, 30 से छोटे हैं। 30 से छोटे छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 23, 19। ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, अगर सर मैं ये बोल रहा हूँ पी स्क्वायर प्लस के प्राइम नंबर है, तो ये डेफिनेटली ऑड प्राइम नंबर ही होगा। ऑड प्राइम नंबर क्यों होगा, क्योंकि सर मैं दो चीज को ऐड करके बना रहा हूँ। मेरे पास अगर इवन प्राइम नंबर चाहिए होता तो वो बस 2 होता है, तो वो तो कभी बन ही नहीं सकता। पी स्क्वायर प्लस के को ऐड करूँ और दोनों का समेशन 2 आए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा ऑड प्राइम नंबर है यहाँ पे। अब जब ऑड प्राइम नंबर है तो खुद सोचो अगर ऑड प्राइम नंबर कैसे आएगा मेरा यहाँ पे, कैसे आएगा। ऑड प्लस ऑड ऑड होता है, नहीं सर इवन होता है। इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन प्लस ऑड सर ऑड होता है। ठीक है, ऑड होता है। तो सर मुझे कोई ना कोई इवन रखना पड़ेगा ऑड नंबर लाने के लिए। तो पहले मैं इवन यहाँ पे रख के देखता हूँ, और मेरे पास एक ही इवन नंबर है जो है 2। तो 2 का स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर हुआ 4। तो मैं 4 में ऐसा कुछ ऐड कर सकता हूँ कि मेरा प्राइम नंबर आ जाए। मैं 3 ऐड करूंगा तो मेरा 7 आएगा, मैं 3 ऐड करूंगा तो मेरा 7 आएगा, मैं 4 में 7 ऐड करूंगा तो 11 आएगा, 4 में 13 ऐड करूंगा तो 17 आएगा।
4 में 19 ऐड करूंगा तो 23 आएगा। ठीक है, इसके अलावा नहीं आ रहे क्योंकि 30 से छोटे चाहिए मुझे। अब सर ये तो आपने कर दिया कि आपने इवन इसको ले लिया और ऑड इसको ले लिया। अब ये अपोजिट भी हो सकता है कि मैं सर ऑड का स्क्वायर भी ऑड ही होगा और यहाँ पे इवन ले लूंगा, तो मेरा ऑड नंबर ही बन के आएगा। तो सर इवन तो मेरा इधर 2 ही रहने वाला है, इवन तो मेरा यहाँ पे 2 ही रहने वाला है, इवन तो मेरा 2 ही रहेगा ना। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के की पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है। तो 3, 7, 13, 19 और 2, 5 वैल्यूज होंगी डिफरेंट जो होंगी। अगर किसी को डाउट है तो पूछो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे इसमें ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट लगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन। सर ये जो लास्ट में इवन पे 2 लिखा है वो वाला नहीं समझ आया। देख बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि पी स्क्वायर प्लस के है, इन दोनों में एक इवन है और एक ऑड है, तब जाके ऑड नंबर बनेगा। अब मैंने पहले वाले केस में क्या कंसिडर करा कि ये इवन है, पहले वाले केस में मैंने ये करा पी स्क्वायर प्लस ये जो है ये इवन है। तो जब इसके सारे केसेस कंप्लीट हो गए यहाँ तक, तब मुझे ये वाला केस भी तो लेना पड़ेगा कि सपोज करो पी स्क्वायर ये ऑड है और के इवन है, और जब के इवन होगा तो इवन तो मेरे पास प्राइम नंबर्स बस 2 ही है, 2 के अलावा तो मेरे पास कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं, तो इसलिए बस एक ही केस बनेगा यहाँ पे, तो इसलिए 2। ठीक है, यस सर। ठीक। तो ये ऑड इवन का कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखा जाता है, ऑड और इवन कॉन्सेप्ट को। चलो, ये भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, बट ये एलसीएम एचसीएफ का हार्ड की तरफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड। इसको होल्ड पे रखते हैं अभी, इसको एक बार तुम ट्राई करना, क्योंकि अगर कभी कोई हार्ड टाइप का क्वेश्चन तुम्हें फर्स्ट टाइम ट्राई करना है तो एक बार ये वाला ट्राई करना कि ये वाला तुमसे बन पा रहा है क्या क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैं ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कि ये कैसे होगा। अब देखो, अभी तुम्हें ये वाला क्वेश्चन 29 भी अभी होल्ड पे रखते हैं। 30 क्वेश्चन, 30 कैसे सॉल्व हो रहा था। सर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 30 रीजनिंग का क्वेश्चन। यस सर हो सर टोटल करके डिवाइड कर दो। हाँ हो जाएगा ना, पता है सर ये राउंड 1 का क्वेश्चन हुआ, हो जाएगा सर आराम से। यस सर ये हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो चलो। दिख रहा है ना पैसेज, पैसेज पढ़ो ये वाला, खुद पढ़ो अब तुम लोग, और तुम लोग एक एक करके अपना आंसर बताना, फिर मैच करेंगे कि आंसर मैच हो रहा है क्या।
सर डी। हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। सॉरी सॉरी। ठीक है, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो एक बार इसका। कौन सा सही लग रहा है आंसर? हेलो। यस सर। हाँ जी, बताइए कौन सा ठीक लग रहा है? सर डी। डी इज द राइट आंसर। इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, ऐसी तो कोई बात ही नहीं करी गई कहीं पे भी। हटा दो। बी, द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द कंट्री शुड नॉट बी अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। हटा दो। फालतू में इस चीज की भी बात नहीं करी गई। क्लासरूम अप्रोच टू हायर एजुकेशन शुड बी डन अवे। बकवास। ये सबसे बेस्ट है। क्लासरूम नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड एंड टीचिंग नीड्स टू बी रीइन्वेंटेड। ठीक है। यस सर। यस सर। ये पढ़ो 32। With reference to our passage, the following assumptions have been made. Higher education is constantly evolving subject that needs to align towards new development in all spheres of society. Okay, थोड़ा कंसिडर करा जा सकता है। होल्ड पे रखता हूँ, बट कैन बी कंसिडर। सेकंड, इन आवर कंट्री सफिशिएंट फंड्स आर नॉट एलोकेटेड फॉर प्रमोटिंग हायर एजुकेशन। ऐसा तो कुछ भी नहीं गिवन है, कहीं से भी मेंशन नहीं है। तो ये आंसर थोड़ा ठीक है। तो 32 का 1 इज द राइट आंसर। ठीक है। यस चलो, सर। अभी वो देखना, ये वाला खुद ट्राई करना तुम, इनइक्वालिटी वाला पैसेज। अभी हम इस पे आते हैं। हम ना आज तो 40 क्वेश्चंस ही करेंगे बस। फिर नेक्स्ट क्लास में आके बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके। तो 2025 का पेपर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक आज और एक कल कर लेंगे। कल या परसों, वॉट एवर टाइम। ये देखो ये कैसे होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय 35 की पावर n। कैसे होगा बताओ। 35 किससे बना हुआ होता है? 5 into 7। 7 into 5 से। तो अगर मुझे ये पावर, इसकी मैक्सिमम पावर चाहिए, तो जो भी मिनिमम पावर होगी, सपोज करो, सपोज 7 की पावर 115 है और 5 की पावर 25 है, तो मेरे 35 के कितने पेयर बनेंगे? 115 बनेंगे या 25 बनेंगे? सर 25 बनेंगे। एग्जैक्टली 25 पेयर बनेंगे। वो जो नंबर ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट होता था ना, कि मिनिमम वाला लेते थे, मिनिमम पावर 5 और 2 के केस में जो भी मिनिमम पावर होती थी वो लेते थे। तो वो है ये। दिस इज व्हाट दिस इज। ठीक है। तो अब थोड़ा सोचो कि इसमें क्या होगा। हाँ दीपांशु। हाँ। अरे यार, नहीं, वो नहीं हो पाएगा दूसरा वाला पहले। उस हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं, ठीक है। मुझे तो वही कलर चाहिए था, लेवेंडर का। अरे यार, उसका मन ही नहीं, मैं तो ले भी नहीं था, उसी का ही मन है। हाँ। ठीक है। ठीक है चलो। हाँ जी। क्या करेंगे इसमें सर? सर इसमें जितने भी ये 7 के ये है ना, इनको ओपन कर लेंगे। 7 into 7 into 7 into 7। फिर यहाँ पे देख लेंगे कितने 5 आ रहे हैं। फिर यहाँ पे 125, तो 5 into 5 into 5 कितने 5 आ रहे हैं।
कितने 5 और कितने 7 आ रहे हैं इसका हिसाब लगाना पड़ेगा, और जो भी चीज कम हो रही होगी, 5 कम होगा या 7 कम होगा, वो ही आंसर हो जाएगा, दैट इज विल बी गोइंग टू बी माई आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, कर लोगे खुद सॉल्व? यस सर। ठीक है, ये है नंबर सीरीज। अब ये नंबर सीरीज में क्या पैटर्न है, अब जब भी देखो एग्जाम में जब भी रीजनिंग आएगी ना, रीजनिंग में नंबर सीरीज आएगी, रीजनिंग में नंबर सीरीज आएगी, तो 24,x,12,18,36,90, तो वहां पे चांस की बात होती है कि तुम्हें अगर दिख रहा है कि तुम सॉल्व कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज इट वुड टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे मैंने ये देखा, 12 से 18 पे जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 से, 18 से 36 के लिए 2 से, 36 से 90 के लिए 2.5 से, इधर से इधर जाने के लिए फिर 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इधर से इधर आने के लिए 0.5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये होगा 12, 12 से 12, तभी तो 12 × 1 इज इक्वल टू 12 होगा, तो माई राइट आंसर इज 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस? 12। क्वेश्चन नंबर 37 डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, डुएबल है, खुद करना है। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, डायरेक्शन का नहीं है ये उसका है, सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। टाइम स्पीड डिस्टेंस सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, सुनो गाइज, अब ना ये जितने बचे हुए क्वेश्चन है हम ये नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करते हैं, मेरे को एक थोड़ा सा ना काफी अर्जेंट वर्क आ गया है, सो आई हैव टू गो। और ये 37 से रिलेटेड जो 80 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में हम खत्म कर लेंगे पूरा पूरा। ट्राई करना, या तो क्लास हम कल रख लेंगे या परसों रखेंगे, और जितने बचे हुए क्वेश्चन से पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई करना, उसके बाद हम इसे कंप्लीट सॉल्व करा देंगे। ओके, यस सर। ठीक है सर ना? बट आप क्लास ले लीजिएगा, क्या क्या बेटा? आप क्लास ले लीजिएगा। जी जी बिल्कुल लेंगे यार, हम क्लास क्यों नहीं लेंगे, हम तो क्लास लेने के लिए बैठे हैं। चलो सर ये कोई, वाली क्लास रिकॉर्डिंग मतलब जल्दी मिल सर। जाए सर बोल देना। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी भिजवा दूंगा, थोड़ा सा टाइम मतलब शाम तक मिल जाएगी तुम्हें इसकी रिकॉर्डिंग। ओके, और इसका प्रैक्टिस करते रहो पेपर की, और जितने कोर कॉन्सेप्ट हमने अभी तक क्लास में पढ़े हैं उनका रिवीजन करो, वो तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, तो तुम आराम से 90+ स्कोर करोगे। वो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास टिप्स पर होने चाहिए जितना भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ठीक है सर। चलो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सो मच।